वेलकम टू क्लासरूम। खुश आमदीद, भली करे आया, आप सबका स्वागत। आज पलटकर बहुत लंबी नहीं, पाकिस्तान की छोटी सी तारीख की तरफ हम देखते हैं। पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। सरे दस्त इस वक्त ये अलग मौजू है। इट इज़ अ टॉपिक फॉर डिस्कशन इन अ सेपरेट प्रोग्राम। अलग किसी एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम में हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाकर। और उसके साथ एक छोटी सी बात कि जब पाकिस्तान बन रहा था या बनाया जा रहा था, एक बात पर बहुत एम्फसिस, शदोमत, जोर दिया जा रहा था और दिया जाता था कि We want a separate homeland for the Muslims of subcontinent। हमें बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग थलग मुल्क चाहिए। अब ये मुल्क कहाँ से आता? कोई सैटेलाइट से तो नहीं आता, किसी और जगह से इंपोर्ट तो हम नहीं कर सकते थे उस मुल्क को। लिहाजा फैसला ये हुआ कि हिंदुस्तान का 1/5 उसको काट कर अलग करके पाकिस्तान बनाया जाए, और ये था सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और दूसरी बात जिस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, शद्दोमत के साथ, और हैरत अंगेज़ बात है कि जिस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, उस बात की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली स्पीच में नफ़ी कर दी। ही रिफ्यूज टू एक्नॉलेज इट। वो था कि हमें एक इस्लामी मुल्क चाहिए मुसलमानों के लिए, अलग थलग, जिसमें इस्लामी रस्म व रिवाज, कवानीन, शरीयत, उसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा। और इस एक बात पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में सपोर्ट किया पाकिस्तान की आइडिया को। हाँ, एक सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट होना चाहिए, जहाँ पर मुसलमान अपने पूरे कंप्लीट अकीदे के साथ एक ज़िंदगी गुजारे। पाकिस्तान बन गया। यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए तारीख के हवाले से। हमारे बच्चों को बताया जाता है कि 47 में जब पाकिस्तान बना, वजूद में आया, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में आया। इट इज़ टोटली रॉन्ग, गलत है। हम अपनी आने वाली नस्लों को, और जो नस्लें 1947 के बाद अब तक चलती आईं, उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके जहनों में नफ़रत भर रहे हैं। कैसे? वो बात मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं कि 47 में अब चूंकि आपके घर का जो आपको ज़ाती आपका घर, आपका मकान, अगर आपका कोई ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उसका कोई 4 इंच का हिस्सा कोई उठा लेता है आपका, तो आप उसका क्या हशर करते हैं? अगर आप उसका हिस्सा उठा लें, दूसरे आदमी का, नेक्स्ट डोर नेबर का, थोड़ा सा एक बालिश्त बराबर एक ज़मीन उसकी ले लें, कैसे झगड़े होते हैं आपस में। हमने तो हिंदुस्तान का 1/5 ऑफ इंडिया ले लिया, और उसके बाद हमारे लीडर अब तक, उस वक्त भी कहते थे, अब तक भी कहते हैं कि हमें
ये अंदाज़ा नहीं था कि फसादात हो जाएंगे। भाई क्यों? व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर यू आर कि आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, आप उसके आगे देख नहीं सकते कि आप इस वक्त जो एक्शन ले रहे हैं, आप इस वक्त जो फैसला कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आपको इतनी विजन नहीं है तो देन यू आर नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप लीडर हैं। आपको पता होना चाहिए था कि 1/5 ऑफ इंडिया हम ले रहे हैं तो फसादात होने हैं और फसादात होंगे, फसादात हुए। उन फसादात को बराए मेहरबानी जो निसाब तैयार करते हैं, जो झूठ मूठ की हिस्ट्रियाँ लिखते हैं, भाई ये फसादात थे, रॉयट्स थे, उसमें किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी। कुर्बानी तो वो होती है कि अंग्रेज़ के किसी डॉक्यूमेंट में कहीं ये लिखा हुआ हो कि जब तक 10,000 मुसलमान अपनी गर्दनें नहीं कटाएंगे, हमारे सामने झुकेंगे नहीं आके, अपनी गर्दनों का बलिदान नहीं देंगे, तब तक हम आपको हिंदुस्तान का बालिश्त पर हिस्सा भी पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान बनाना है तो आओ, 10,000 आदमी आओ, 20,000 आओ, जितने हम चाहते हैं आप आएँ और अपनी जाने को कुर्बान करें हमारे सामने। ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के, अंग्रेज़ के किसी भी हिस्ट्री की फाइल में जो कि ओपन है, नाउ इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, आप जाएं उसको देख सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। रॉयट्स हुए थे, उन रॉयट्स में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू मरे थे, सिख मरे थे, मुसलमान मरे थे, बेशुमार लातादाद मुसलमान औरतें, सिख औरतें, हिंदू औरतें, उनकी बेहरमती हुई थी। दे वर वायोलेटेड, दे वर इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड। और उस ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट एंड वायोलेशन के नतीजे में जो 47 में हुए, 48 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों की दोनों तरफ रेफ्यूजी कैंप्स में 48 में जो बच्चे पैदा हुए, भाई इस वक्त तो वो सीनियर सिटीजन्स हैं दोनों तरफ, हिंदुस्तान में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। अब न जाने किसका नाम उनको मिल गया होगा, उनके वालिदैन कौन होंगे, क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट वुमेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पार्टीशन, दोनों हिस्सों की तरफ, दे गेव बर्थ टू इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन इन 1948, जो कि 2008 में 60 बरस के हुए सीनियर सिटीजन्स, और इस वक्त वो 65 बरस के 65 बरस के हैं। मना पाकिस्तान, सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कायद-ए-आज़म ने फरमाया ऑलमोस्ट विदाउट प्रोनाउंसिंग इट, ये कहे बगैर कि पाकिस्तान इज़ अ सेकुलर स्टेट, यहाँ हिंदू के भी वही हुकूक हैं जो मुसलमान के हैं, क्रिश्चियन के वही हुकूक हैं जो मुसलमान के हैं, पारसी के हैं हुकूक वही हैं जो मुसलमान के हैं, यहूदी के हुकूक वही हैं जो मुसलमान के हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। ये नहीं है कि इन दूसरी कम्युनिटीज़ को जानो माल की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को कोई टैक्स अदा करना पड़ेगा। नो सर, टैक्स नहीं, दे आर द इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। लिहाजा ये जो माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत है लफ्ज़, ये गलत है। उनको आप आइडेंटिफाई करके अलग करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम से। भाई अगर इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, कोई ऐसी लोकेशन ले लें, कोई ऐसी कम्युनिटी ले लें, ऐसी सिचुएशन आप ले लें जिसमें 100 आदमी रहते हैं, उन 100 आदमियों में 90 अनपढ़ हैं, आगाही नहीं है उनको, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, उनको गिरदो नवाह में उनके साथ क्या हो रहा है, दे हैव नो नॉलेज अबाउट इट। लेकिन उनमें 10 जो लोग हैं बाकी, वो पढ़े लिखे हैं,
वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो थिंकर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, 10%। अब वो जो 10% है, अब ये आप कहेंगे कि ये तो डेमोक्रेसी को अगर आप पसंद करते हैं तो ये डेमोक्रेसी की देन है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, कि उस सिचुएशन में 90% लोग जो हैं अनपढ़, जब इलेक्शन आएगी तो अपने ही जैसे लोग इलेक्ट करके आप असेंबली में पहुंचाएंगे और वो जो पढ़े लिखे हैं वो वहीं पर रह जाएंगे। अगर हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो क्या वो 90% अनपढ़ जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, दे हैव नो कॉम्प्रिहेंशन व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एंड इन द वर्ल्ड, कैसी कैसी तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो तो हो गए मेजॉरिटी में। नाउ दे आर मेजर। उन्होंने जो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, राइटर्स, वो आपकी हैं माइनॉरिटी। हाउ वुड यू फील? अगर कोई दुनिया से बाहर से कोई आए तो आप क्या मेजॉरिटी को मिलाएंगे कि साहब ये दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और एनी कंट्री, आप इनसे मिलें, आप इनसे दिस इज मेजॉरिटी। वो तो माइनॉरिटी हैं, जस्ट फॉरगेट देम। वो जो पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर है, साइंटिस्ट। लेकिन आप इसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो फिर तो भाई आपको ये कड़वी गोली निगलनी है। बहरहाल, तो हम जैसे तैसे थे, एक मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बना, हम रहते आ रहे हैं, और वो जो 72 फ़र्क़े मुसलमानों में हैं, थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने सर उठाया और कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तान बनने के पता चला, क्योंकि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमें ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कराची में हमें कि मस्जिदें एक जैसी होती थी। मस्जिद में आप चले जाएं, आप नमाज़ पढ़ें, आप मुसलमान हैं, दैट्स ऑल। एक मंदिर है, आप वहाँ हिंदू चला जाए, अपना जाके पूजा पाठ, इट्स ओके। गुरुद्वारा है, वहाँ सिख चले जाएं, गिरजा है, वहाँ क्रिश्चियन चले जाते थे। इसी तरह मुसलमानों की मस्जिद है। बाद में पता चला कि नहीं साहब, ये तो है जो ये हनफियों की मस्जिद है, ये शाफियों की है, ये हम्बलियों की है, ये वहाबियों की है, ये सुर्ख पगड़ी बांधने वाले हैं, ये काली पगड़ी बांधते हैं, ये सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं, ये मूछ रखते हैं, ये मूछ कटवा देते हैं। तरह तरह के मुलाज पैदा हो गए इस मुल्क में, हर किसी ने। और फिर न सिर्फ पैदा हुए, उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और ये सियासत में मुल्ला तब आए, अगर आप तारीख उठा के देखें, द फर्स्ट पर्सन, दूसरे होंगे इनडायरेक्ट छोटे छोटे, मौलाना कौसर न्याजी। मौलाना कौसर न्याजी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे प्रोग्रेसिव आदमी को कन्विंस कर दिया कि इन मुल्लाओं को सियासत में लाओ। अगर पाकिस्तान पे पूरा कब्जा करना है, उस पर हुकूमत चलानी है, तो मुलाज को अपनी पाकिस्तान पार्टी में ले आओ या उनको सरकारी ओहदा देकर, और उसके बाद देखें आपके साथ क्या होता है, कितनी आप पॉपुलरिटी आपको मिलती है। छोटी सी रिसर्च ले लेते हैं और रिसर्च के बाद इस मौजू को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम बात करेंगे वो दैट इज़ द बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे। रिश्ते से फ़कीर की वापसी। तो भाई इतने जो 72 फ़र्क़े और उसमें जो ज़्यादा पावरफुल थे वो बिल्कुल सामने आ गए। शिया सुन्नी के बहुत बड़े फ़र्क़े वो सामने आए। जो काम अच्छा काम नहीं, बुरा काम अंग्रेज़ के दौर में नहीं हुआ, वो एक आज़ाद मुल्क हासिल करने के बाद हमने पाकिस्तान में करके दिखाया। अंग्रेज़ के दौर में पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, और सब ये बरे सग़ीर था, या आप इसको हिंदुस्तान ही कह सकते हैं। शिया भी थे और सुन्नी भी थे। तारीख़ उठा के आप देख लें,
छोटे मोटे क्लैशेस को छोड़ दें आप छोटी लेवल पे, लेकिन इतने बड़े क्लैशेस, इतने बड़ी कत्लो गारतगरी जो 47 के बाद पाकिस्तान में मुसलमान ने मुसलमान के साथ की है, पूरी हिंदुस्तान की तारीख में 700-800 साल का अरसा है मुसलमानों का हिंदुस्तान में। 700-800 वर्षों की हिंदुस्तान की तारीख में आपको मुश्किल से कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वॉरफेयर की तरह सिचुएशन कभी भी आपको नहीं मिलेगी शिया सुन्नी या दूसरे 72 फर्क के मुसलमानों के जो आपस में लड़ते हैं। अब जो उस सिचुएशन को तो हुकूमत पाकिस्तान हैंडल नहीं कर सकी। हुकूमत पाकिस्तान से मुराद नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं, और भुट्टोस की हुकूमत नहीं, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत नहीं। ये हुकूमत से मुराद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत करने वाले कौन है, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड, उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन है। हालांकि उस वक्त जो डिसीशंस ली जाती हैं वो हुकूमत वक्त लेती है, लेकिन उसमें जो उसका सरबराह होता है, ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब ये 72 मजहबी गिरोह, एनी नेम यू गिव देम, ये जब सर उठा रहे थे तब पाकिस्तान के पास कोई वाज़ेह ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन का नामो निशान नहीं था। डिक्टेटरों के बनाए हुए या which could be the proper name, जो पावरफुल लोग होते थे वो मिल के बैठते थे और हुकूमत चलाते थे। ये हमारा पाकिस्तान था 1971 तक, जब बनाया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन पहला जो आता था थोड़ा बहुत बना के कायदे कानून और हुकूमत शुरू कर देता था, उसके फ़ायदे होते थे। उसके कुछ चीज़ वाज़ेह ना हो सकी और उसमें जो लोग उसको वाज़ेह करना चाहते थे, उस पर खुल के बात करना चाहते थे, एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में पाकिस्तान को देना चाहते थे, वो थे बंगाली, ईस्ट पाकिस्तानीज़। उन्होंने कहा कि इस तरह का एक कायदा कानून बनाएं जिसमें इंसान के बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, उसकी गारंटी दी जाए उस आदमी को, हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को। मजहब के नाम पे नहीं, अकीदे के नाम पर नहीं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे नहीं, एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज द राइट ऑफ अ पाकिस्तानी। ये जो फिर वेस्ट पाकिस्तान के चौधरी, वडेरे, खान, सरदार, पीर साईं, जागीरदार, इनको ये बात नहीं खली। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ह्यूमन राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, नहीं 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 नहीं, हम जो बना रहे कायदा इसी तरह ही चलेगा। और फिर उन्होंने गठ जोड़ करके बनाया वन यूनिट। 1954-55 पाकिस्तान को बने हुए, वजूद में आए हुए सिर्फ 7 या 8 साल हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेल्ड, नाकाम हो गई। लिहाजा उन्होंने मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को एक करके मशरकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि हर सूरत में हमसे, यानी हमसे मेरी मुराद है वेस्ट पाकिस्तान से तादाद में ज़्यादा होते थे। दे वर अबाउट 56% एंड वी वर 44%। यही रेशो जाके उस वक्त की इनडायरेक्ट असेंबलीज़ में होता था, और उनमें उनके मेंबर जो थे डाउन टू दी अर्थ, ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब तर रहने वाले लोग, वो थे, राइटर थे, प्रोफेसर्स थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, और वो सियासतदान थे जिनकी रेपुटेशन थी, जिनके पास दौलत नहीं थी
उनके पास दौलत थी रेपुटेशन की, अपने नाम की, अपनी शोहरत की, अच्छी शोहरत। शोहरत बुरी भी होती है, अच्छी शोहरत। वो लोग असेंबली में होते थे और उनके सामने हमारे ये जो जागीरदार और वडेरे सरदार पीर साईं नाकाम हो गए, क्योंकि वो तो ज़मीनी हकायक से तो कटे हुए ना, ये लोग जिनके नाम मैंने अभी लिए। ये एक अलग थलग, इनकी एक अलग थलग दुनिया है। ये अपनी अपने छोटी छोटी बादशाहत पाकिस्तान को बांट के छोटे छोटे हिस्सों में बैठे हुए बादशाहत कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, अपने अपने से के बेताज बादशाह हैं वो लोग। हुकूमत वो चलाते हैं, पुलिस उनकी है, कमिश्नर्स उनके हैं, डिप्टी कमिश्नर उनके हैं, एसपी उनके हैं, डीआईजी उनके हैं, हर चीज़ उनकी है। उन छोटी छोटी किंगडम्स चलाने वालों की असेंबलियाँ उनकी हैं। मेंबर एक एक फैमिली के 8-8, 10-10 मेंबर बैठे हुए हैं। बहू बैठी हुई है, बेटी बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, बेटा, कज़िन, चाचा, मामा, नाना, सब असेंबलियों के मेंबर हैं। पाकिस्तान डिस्कस होता है डिनर की टेबल पे, जहाँ उनको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के 80% लोग रात का खाना नहीं खा सकते हैं। डिनर खाते हैं ये लोग बैठ के और पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, ये आपकी पाकिस्तान की असेंबलीज और ये है उनके मेंबर। तो उन्होंने फैसला किया कि 1 यूनिट बनाओ और बंगालियों को सबक सिखाओ। तो बंगालियों से सबक सिखाने के बजाय आज मुझे महसूस होता है कि बंगालियों से वो जान छुड़ाना चाहते थे। बहुत सी बातों का हमें बहुत देर से पता चलता है। वो बंगालियों को नीचा नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उनको वो नीचा दिखाने के काबिल ही नहीं थे। आप पढ़े लिखे आदमी के सामने अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको तो क्या नीचा दिखाएंगे आप? आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। आपके पास अगर पैसे की दौलत है और दूसरे के पास इल्म की दौलत है, यू आर नो वेयर। आपके पास यहां कुछ नहीं होगा। दौलत से यहां कुछ नहीं आता, इल्म से, आगाही से यहां आता है सब कुछ। तो ये वडेरे, चौधरी, खान, सरदार, पीर साईं ये जान छुड़ाना चाहते थे बंगालियों से। उसी वक्त किसी ने असेंबली के फ्लोर पे, एक आदमी ने नहीं, 8-10 आदमियों ने, और खासतौर पर उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये पूरा रिकॉर्ड असेंबली प्रोसीडिंग्स का असेंबली में होना चाहिए। अगर किसी ने गुम कर दिया है तो वो जाने। उसमें क्लियर उसने कहा था कि आज 54-55 में आप 1 यूनिट बना रहे हो, आगे चलकर पाकिस्तान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान टूट जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था पाकिस्तान 25 बरस चल सकता, लेकिन 1 यूनिट बनाने वालों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान 24 बरस तक चलेगा। 25वें बरस पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 71 में 24 बरस पाकिस्तान को हुए, पाकिस्तान टूट गया और उसकी निशानदेही की गई थी कि आप ये मत करें। नहीं माने। इसी तरह की पाकिस्तान की छोटी सी तारीख में बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसकी तरफ हम दोबारा देख सकते हैं कि उस वक्त जब ये फैसला हुआ था इसका नतीजा ये निकला। 54-55 में किया, 71 में पाकिस्तान टूट गया। 1 साल पहले अबुल कलाम आज़ादी की पेशगोई से 1 साल पहले टूट गया पाकिस्तान। ये होता है फैसला। अब एक दो और फैसले इसी तरह के बड़े खौफनाक किस्म के, जो कि एक तो जानबूझ के किया गया था, क्योंकि अब पता चलता है कि ये 1 यूनिट जो बना था ये बंगालियों को अलग करने के लिए था कि ये इनसे हमारी जान छूटे, क्योंकि इनके साथ पहुंचना और इनके साथ कॉम्पीट करना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग बहुत ही बड़े नालायक किस्म के आदमी हैं। छोटी सी रिसेस लेते हैं, आगे आते हैं फिर से। रिसेस से फ़कीर की वापसी।